हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो आज लेके आए हैं आप सबके लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो और जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में। तो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, आई होप आप वो लेक्चर देख के आ रखे होंगे, क्योंकि उस लेक्चर से कई सारी चीज़ें इस लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। हमने पिछले लेक्चर में विंड्स वगैरह के बारे में पता किया था, तो यहीं पर देख लेते हैं कि किस तरीके से थंडरस्टॉर्म या रेनफॉल के बाद अगर आप बात करें, जब हैवी प्रेसिपिटेशन होता है तो उसके बाद थंडरस्टॉर्म किस तरीके से बन जाता है। तो देखिए, जो थंडरस्टॉर्म होते हैं ना, वो आपके बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, और इनका जो एक एरिया होता है या टेरिटरी होती है वो भी बहुत स्मॉल होती है। हालांकि जो इनकी अगर आप तीव्रता की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो थंडरस्टॉर्म है वो आपके मेनली किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, हैवी रेनफॉल एंड हेल। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल मिलेगी और साथ साथ हेल स्टॉर्म देखने को मिल सकता है। आई होप आपने प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर देखा होगा हमारा, उसमें मैंने आपको क्लियर डिमार्केशन करके बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड हेल। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट देखो, जब आप बात करोगे तो मोस्टली अकर ऑन ग्राउंड वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। क्लियर। तो थंडरस्टॉर्म सिर्फ कहाँ पर बनेंगे, जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। क्लियर। देखो, जहाँ पर अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से होगा क्या, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका कन्वेक्शन होगा। अब यहाँ पे कन्वेक्शन सेल बनेंगे तो इस तरफ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब एकदम से बहुत सारी हवा ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस समय वो पूरी की पूरी हवा में क्या होगा, लैप्स रेट होगा। ठीक है, लैप्स रेट ऑफ कंडेंसेशन के हिसाब से वहाँ पर क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा और फिर वो वहाँ पर कंडेंस कर जाएगी। जब ये कंडेंस करेगी, क्लियर, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद अगर यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा लो हो गया तो ये क्या फॉर्म कर देगी, हेल बना देगी। और अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहा तो यहाँ पर क्या होगी, मेनली आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ योर रेनफॉल। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसे हेल आते हैं और कैसे रेनफॉल हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, वो भी ग्राउंड में। ये आपके वाटर सरफेस के ऊपर यूजुअली नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर आपका लो रहता है, आप सबको पता होगा, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो आई होप सबको पता होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए वहाँ पर आपका टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। तो इस तरीके से आपके थंडरस्टॉर्म बनते हैं। यहाँ पर जो क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में आ रहे हैं कि जहाँ थंडरस्टॉर्म बन रहा है वहाँ किस तरह की क्लाउड फॉर्मेशन होगी। जब क्लाउड्स की बात आती है तो क्लाउड्स में हमने 4 टाइप्स के क्लाउड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लाउड हमने पढ़े थे सीरस, सेकंड क्यूमुलस, थर्ड निम्बस, सॉरी थर्ड आते हैं आपके यहाँ पे स्ट्रेटस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं आपके निम्बस। ठीक है, तो जो भी आपके सबसे ग्राउंड लेग के पास होते हैं वो होते हैं आपके निम्बस। ये थोड़े से ब्लैक या फिर ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली आप नॉर्मली देखते हो वो क्लाउड्स कैसे होते हैं, वो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, इस तरह के होते हैं। इनका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और ऊपर से इस तरह का क्या बोलते हैं, बल्बुनस नेचर होता है। सीरस क्लाउड क्या होते हैं, ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। फिर इन्हीं सब के अलावा एक और क्लाउड आते हैं जो आपके मेजर यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर एक हाई एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, वेदर एक्टिविटी, उस जगह पे पाए जाएंगे। वो आते हैं आपके क्या, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्लियर।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को ही हम कभी कभी थंडर स्टॉर्म भी बोल देते हैं, या थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स। तो ये कुछ चीज़ें आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। अब फॉर्म हो कैसे रहे हैं, देखो फॉर्मेशन के अंडर भी कई सारे तरीके आ जाते हैं। क्लियर, इसको हम जो बात करेंगे ये हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो 3 स्टेजेस में हमने पढ़ना है। सबसे पहला तो जब हम क्यूमुलस क्लाउड बनाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यूमुलस कैसे, देखो जिसका फ्लैट बॉटम होगी और ऊपर की तरफ थोड़ा सा बुल्बिमिनस नेचर इसको देखने का मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखो फ्लैट बॉटम आपको देखने को मिल रही होगी। अब ये बन किस वजह से रहा है, ये बन रहा है आपका बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपका ये ग्राउंड लेवल पे हीट अप हुआ एयर, और हीट अप होने की वजह से वो ऊपर की तरफ आपका बढ़ रहे हैं। क्लियर, अब जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको आप देखने को मिल रहे होंगे कि एरोसोल की मदद से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके एरोसोल होंगे, या इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियाई, रेनफॉल न्यूक्लियाई। क्लियर, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्यूमुलस स्टेज होता है, यहाँ पर जो ग्राउंड होती है वो हीटेड होती है ड्यू टू सोलर इंसोलेशन की वजह से। नेक्स्ट, यहाँ पर किस तरह का एरिया बनने लग जाता है, आपका लो प्रेशर का एरिया। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख लेता है, मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे जब हम जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन के बारे में जानना है। क्लियर, तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं। जहाँ पर आपका इंसोलेशन होती है वहाँ पर आपकी हवा इस तरीके से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर जाती है। अब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ हवा उठना स्टार्ट करती है तो सीधा क्या होता है, आपका सबसे पहले डेंसिटी लो हो जाती है, जिस वजह से जो एयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। क्लियर, अब एयर थिन हो जाएगी तो थिन एंड लाइट, उसका जो वजन है वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही वजन कम होगा वो क्या होगी, ऊपर की तरफ को उठना स्टार्ट कर जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो इधर साइमल्टेनियसली आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लैप्स रेट होता रहेगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जहाँ से आपकी हवा ऊपर की तरफ उठ गई वहाँ पर अब देखो प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इस रीजन को हम बोल देते हैं लो प्रेशर एरिया। क्लियर, अब यहाँ से जब हवा उठ के चली गई तो यहाँ पर क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और ये वैकेंसी क्रिएट हो गई किस वजह से, आपका क्योंकि हवा जो है वो ऊपर की तरफ को उठ गई। अब जहाँ पर ये ऊपर उठेगी वहाँ पर आपको क्लाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आ गया आपका लो प्रेशर एरिया। अब देखो क्या होगा, ये कन्वेक्शन सेल इधर की तरफ को राइट हैंड की साइड घूमेगा। एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से घूमेगा और फिर यहाँ पर ये आके नीचे को सब्सिडाइज करेगा और इधर की तरफ को चलेगा। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। तो जहाँ पर आपके 2 कन्वेक्शन सेल डिप कर रहे होंगे, क्लियर, क्योंकि देखो कभी भी आपका कन्वेक्शन सेल होता है ना वो सिंगुलरली नहीं बनता, आपके हमेशा 2 कन्वेक्शन सेल तो बनेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वाला देख पा रहे होंगे, इधर ये सेकंड वाला होगा, ये देखोगे आप यहाँ पर ये 3rd कन्वेक्शन सेल भी बन रहा है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक 4th कन्वेक्शन सेल देखने को मिलेगा। तो कोई भी कन्वेक्शन सेल अकेले नहीं बनेगा, वो अपना कॉरस्पॉन्डिंग कन्वेक्शन सेल ज़रूर बनाएगा। क्लियर, तो जहाँ पर आपके कन्वेक्शन सेल डिप हो रहे होंगे उस जगह क्या होगी, हवा नीचे की तरफ को आएगी। अब जब हवा नीचे की तरफ को आएगी ये क्या करेगी, हीट अब्जॉर्ब करेगी। क्लियर, हीट अब्जॉर्ब करेगी तो ये किस तरह की एयर बन जाएगी, वार्म एयर। क्लियर, वार्म एयर बनेगी तो यहाँ पर बन जाता है आपका क्या, हाई प्रेशर रीजन। अच्छा, अब हाई प्रेशर रीजन के बारे में भी जान लो। हाई प्रेशर रीजन के ऊपर क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल क्लाइमेट होता है, कोई भी क्लाइमेट एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। क्लियर, लो प्रेशर इनस्टेबल, हाई प्रेशर एरिया स्टेबल। इतना आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। तो आई होप आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जो विंड का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया आपके विंड का मूवमेंट हमेशा होगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इंटेंस अपलिफ्टमेंट होगा एयर पार्सल का, जो कि होगा किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग स्टार्टेड रशिंग
टू फिल द लो प्रेशर, जो ऑलरेडी हम अभी समझ चुके हैं। इंटेंस कन्वेक्शन ऑफ मॉइस्ट हॉट एयर बिल्ड अप अ टावरिंग क्यूमुलस क्लाउड। तो ये जो ऊपर की तरफ को कन्वेक्शन होगा उस वजह से देखो होगा का यहाँ पर आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थंडरस्टॉर्म में आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका बना रहा है क्या, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे। देखो यहाँ पर पूरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या हो गया, मैच्योर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हवा थी वो देखो पूरा ऊपर तक आ गई। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा ये ऊपर जाएगी उतनी जल्दी कंडेंस होगी, ये आप समझ चुके होंगे। क्लियर? और यहाँ पर क्लाउड इसने इतना बड़ा बना दिया, इसको बोलते हैं हम कौन सी स्टेज, मैच्योर स्टेज। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो अप ड्वार्फ्ट हो रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, जहाँ से हवाएं एकदम ऊपर उठ रही हैं उसे बोला जाएगा क्या, अप ड्राफ्ट। और जहाँ पर हवाएं नीचे आ रही हैं उसे बोला जाएगा क्या, डाउन ड्राफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैच्योर फेज और थंडरस्टॉर्म में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो एक तरफ से आपकी पूरी सारी की सारी हवाएं ऊपर उठेंगी और दूसरी तरफ आपकी हवाएं नीचे की तरफ को डिप करेंगी। क्लियर? तो ये जो डाउन ड्राफ्ट है ये क्या करता है, ये यहाँ पे कूल हवा को, ठीक है, कोल्ड एयर को, क्यों देखो अब इसको कोल्ड एयर को समझो कैसे हुई। ये जो वार्म एयर थी ये ऊपर गई, कोल्ड हो गई, अब ये कोल्ड एयर फिर नीचे की तरफ को आएगी, ये कोल्ड एयर को नीचे लाता है और यहाँ पर बारिश भी होती है। देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे बारिश हो रही है। द इनकमिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म इज इंडिकेटेड बाय वायलेंट गस्ट ऑफ विंड। तो जहाँ जहाँ आपको थंडरस्टॉर्म आने वाला होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट हवाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब ये वायलेंट हवाएं क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ इंटेंस डाउन ड्राफ्ट। क्लियर? यहाँ पर आपका जो डाउन ड्राफ्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली नीचे की तरफ को आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपका बहुत तेज हवाएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट होता है डिसिपेटिंग स्टेज, जब आपका थंडरस्टॉर्म खत्म होने वाला होता है। यहाँ पर अब आपका थंडरस्टॉर्म रुकता नहीं है, वो सीधा का सीधा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो स्टेज होती है ये बहुत जल्दी ही अपने आप को ढाल लेती है, यानी कि बहुत जल्दी होती है, बहुत क्विक सक्सेशन में होती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, डिसिपेटिंग स्टेज व्हेन द क्लाउड एक्सटेंड टू हाइट वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल, हेल आर फॉर्म्ड एंड दे केम डाउन एज हेल स्टॉर्म, इंटेंस प्रेसिपिटेशन अकर। क्लियर? यहाँ पर इंटेंस प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद ये जो क्लाउड्स होंगे ये गायब हो जाएंगे और ये बहुत ही क्विक होगा, क्विकली होगा। ठीक है? आपका सबसे ज़्यादा टाइम आपको किस में लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपके क्यूमुलस स्टेज में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैच्योर स्टेज, एंड लास्ट हमने पढ़ा डिसिपेटिंग स्टेज। तो सबसे कम टाइम लगता है आपका क्या, डिसिपेटिंग स्टेज के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रूट ऑफ थंडरस्टॉर्म। किस तरीके से आपका थंडरस्टॉर्म ट्रैवल करता है, किधर को ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में देखो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई फिनोमिना चल रहा होता है। तो इसका पाथ क्या होता है, इरेटिक होता है। हम इस मतलब हम पता नहीं लगा सकते। इरेटिक पाथ कभी कभी हम इस तरीके से भी बोलते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पर क्या जा रहा है, ये घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन बनाना चाह रहा था लेकिन पूरा सर्कुलेशन मोशन ये नहीं बना पाया। अब ये क्यों हो रहा है इरेटिक पार्ट, ये होता है आपका अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के इंटरेक्शन की वजह से। यहाँ पर यानी कि आपका अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट का इंटरेक्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट का इंटरेक्शन, तो ये देखो इस तरीके से हवाएं एक तरफ ऊपर उठ रही थी और यहाँ पर जाके दूसरी तरफ ये हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। क्लियर? तो दिस इज योर अप ड्राफ्ट एंड दिस इज योर डाउन ड्राफ्ट। नेक्स्ट देखो, जो स्पीड होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। ये हालांकि इसकी मिनिमम स्पीड है, इससे भी बहुत ज़्यादा तेज ये हो सकता है। क्लियर? डाउन ड्राफ्ट के बारे में बात करते हो, डाउन ड्राफ्ट क्या होता है, कोल्ड एयर जो नीचे की तरफ को आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ब्रस्ट। अब देखो माइक्रो ब्रस्ट और दो चीज़ें इसमें याद रखना, माइक्रो और मैक्रो ब्रस्ट। माइक्रो ब्रस्ट कब कहेंगे, जब उसका जो डायमीटर होता है वो 4 किलोमीटर से सॉरी इट रिफर्स द माइक्रो ब्रस्ट ऑफ विंड कैन बी मोर देन 4 किलोमीटर इन डायमीटर। ठीक है? तो जब इसका डायमीटर थोड़ा छोटा होगा तो माइक्रो ब्रस्ट, जब डायमीटर बहुत ज़्यादा
बड़ा होगा और एक लार्ज एरिया में होगा, क्लियर, तो इसको बोला जाएगा कि आपका मैक्रो ब्रश। अब ये क्या करता है, आपकी जो विंड प्रोड्यूस करता है उसकी स्पीड होगी 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको ज़रा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, क्लियर। तो 18 इंटू 12 जितना भी होगा एक बार देख लेते हैं। तो लगभग 8 3 11 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका क्या, पूरा का पूरा डाउन ड्राफ्ट। ये देखो यहाँ पर से वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर। यहाँ पर इन्होंने क्या, स्ट्रॉम मोशन ओवर शूटिंग टॉप, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हवा इस तरीके से एक्सपेंड हो रही है, फिर लेटर ऑन देखो यहाँ से जैसे ही नीचे को घूम रही है, यहाँ से ये हवा देखो कूल ड्राफ्ट। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि जहाँ पे आपका थंडर स्टॉर्म, देखो थंडर स्टॉर्म में होता क्या है, जो आपका डाउन ड्राफ्ट होता है दैट इज रेन बियरिंग एरिया, क्लियर। तो जो आपका डाउन ड्राफ्ट है वहां पर आपकी रेन होगी इन कंपैरिजन टू अप ड्राफ्ट। नॉर्मली हम देखने को मिलते हैं जहां पर हवा ऊपर की तरफ उठती है वहां पर बारिश होती है, नहीं, थंडर स्टॉर्म में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हवा ऊपर भी एक ही जगह पे उठ रही है और नीचे भी सेम जगह पे आ रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर आपका डाउन ड्राफ्ट होगा उस जगह पे आपका क्या होगा, रेन होगी, क्लियर। ये देखने को मिल रहा होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट जे आप देख सकते हैं माइक्रो ब्रश। तो देखो इस तरीके से आपका माइक्रो ब्रश आता है। यहाँ पे हल्की सी एक विंड होती है जो बहुत तेज स्पीड से आती है, इसकी स्पीड लगभग 270 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका वॉर्टेक्स रिंग बना रहा है, यानी कि वॉर्टेक्स कब बनता है, जब एक सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरी रिंग में आपको सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म। कितने टाइप के आपके थंडरस्टॉर्म पाए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो होते हैं आपके थर्मली इंड्यूस। अब थर्मली इंड्यूस कैसे, सेम एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड। देखो थर्मली इंड्यूस के बनने के पीछे कारण तो हमेशा क्या होगा, कन्वेक्शन, क्लियर। अब कन्वेक्शन मतलब हाई टेम्परेचर, ये पूरी आप ना एक क्रोनोलॉजी याद रख लो, हाई टेम्परेचर, राइजिंग अप ऑफ एयर। अब ये राइज होगा तो हाई कंडेंसेशन, क्लियर। हाई कंडेंसेशन से आपका क्या हो जाएगा, हाई प्रेसिपिटेशन। और जहां जहां यह हाई प्रेसिपिटेशन होगा वहीं आपका क्या बनता है, थंडर स्ट्रॉम बनता है, क्लियर। ये याद रहेगा आपको, थर्मली इंड्यूस। तो इसके पीछे का बेसिक फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस पे कन्वेक्शन साइक्लोन भी बन सकते हैं। फिर आ जाता है ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म। ओरोग्राफिक सेम हमने पिछली बार भी पढ़ा था ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। एक पहाड़ होगा इस तरीके से, यहाँ पर आपकी विंड होगी, उसको सडन राइज करने के लिए फोर्स किया जाएगा बिकॉज ऑफ माउंटेन। अब जैसे ही वो एकदम से सडन राइज करेगी वहाँ पर क्या होगा, सेम कंडेंसेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को आपको मिल सकती है। अब ये हैवी रेनफॉल की वजह से आपका और क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपका जो वेजिटेशन होता है वो हाई होता है, क्लियर। वेयर एज इस साइड को हम बोलते हैं क्या, विंडवर्ड साइड। वेयर एज अगर हम बात करें जो इसकी बैक साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, लीवर्ड। हालांकि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो उन लोगों के लिए आप लोग ध्यान रख लेना कि विंडवर्ड साइड कौन सी होती है और लीवर्ड साइड कौन सी आपकी होती है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्रंटल थंडरस्टॉर्म। अब देखो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म किस जगह बनेगा, वो ऐसी जगह बनेगा जहां पर दो हवाएं आपकी आके टकरा रही होंगी, देखो इस तरीके से, क्लियर। अब जो ये फ्रंटल थंडरस्टॉर्म होगा ये मेनली आपका किस तरह के फ्रंट में बनेगा, ये कोल्ड फ्रंट में बनेगा,
समझ रहे हो यहाँ पे? अब देखो कोल्ड फ्रंट की क्या खासियत है, ये देखो यहाँ पर कोल्ड एयर होगी इस तरीके से और इधर पे होगी वार्म एयर। अब यहाँ पर देखो कोल्ड एयर होने की वजह से जो वार्म एयर होगी इसका एकदम से सडन राइज हो जाएगा। क्यों? इंटरमिक्सिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, एकदम से सडन राइज होगी और इस पॉइंट पे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सिर्फ कोल्ड फ्रंट पे ही क्यों, वार्म फ्रंट पे क्यों नहीं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वार्म फ्रंट में किस तरीके से आपके फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो देखो वार्म फ्रंट में आपकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, एक सेकेंड, वार्म फ्रंट आपका किस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है वार्म फ्रंट। ये होता है कोल्ड एयर और यहाँ पे वार्म एयर आती है और ऐसे ऊपर आराम से चढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके छोटे छोटे क्लाउड्स बन सकते हैं लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे नहीं बनता। तो ये आपको याद रखना है। साथ साथ एक तो कोल्ड में आ जाएगा, फिर एक आ जाता है आपका क्या लास्ट, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड होता है, इधर पे पूरा घेर लेता है और वार्म एयर आपकी यहाँ पे आ जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये कोल्ड फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहोगे तो ऑक्लूडेड फ्रंट में आपको देखने को ये मिल सकता है। नेक्स्ट, लाइटनिंग एंड थंडर। अब ये क्या होता है, देखो लाइटनिंग, अब यहाँ पर समझो लाइटनिंग हो किस वजह से रही है। देखो जहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, क्लाउड्स का आयनाइजेशन हो जाता है। अब इसको एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं कि ये आयनाइजेशन हो किस वजह से रहा है। तो चलो देखो, जब कन्वेक्शन होगा और उसके बाद कंडेंसेशन होगा बहुत लो टेम्परेचर पे, तो वाटर वेपर क्या होगा, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो आइस क्रिस्टल है ये क्या होते हैं, बहुत हैवी क्रिस्टल्स होते हैं और ये अरेंज हो जाते हैं एट लोअर पार्ट। ठीक है, हैंस हैवी क्रिस्टल अरेंज एट लोअर पार्ट। अब देखो समझो यहाँ पर एक सेकेंड ना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये देखने में ईजी हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये हो गया है, हमें पूरा का पूरा ये मिल गया। चलो अब यहाँ पर समझ आपको अच्छे से आ जाएगा। वेट अ मिनट, एक सेकेंड जरा। ओके, तो यहाँ पर देखो लाइटनिंग एंड थंडर। अब यहाँ कन्वेक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा बहुत लो टेम्परेचर पे। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर अगर आप बात करो जो आइस क्रिस्टल इस तरीके से, यानी कि देखो इस तरीके से कुछ ये आइस क्रिस्टल जम जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो जो इसमें से हैवी क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे की तरफ को अरेंज हो जाएंगे और जो लाइटर क्रिस्टल्स होंगे वो ऊपर की तरफ को रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव साइज। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से अरेंज होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, ऊपर नीचे अरेंजमेंट के टाइम कोलोजन होगा। अब जब इनके बीच में कोलोजन होगा तो उस वजह से ये क्या करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिलीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है, हालांकि उसमें भी तो आप देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल देखने को मिलेंगे और साथ साथ जो वाटर होता है, ठीक है, H2O, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर देगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको लूज कर देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। अब देखो आयनाइजेशन होगा तो किस तरीके से आयनाइजेशन होगा, एक तरफ बन जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है, जो आपके जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज और उन्हें हम बोलते हैं क्या, कटायंस। और जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेंगे वो बन जाएंगे आपके नेगेटिवली चार्ज, उन्हें बोलते हैं हम अनायंस। क्लियर? तो इस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पूरे के पूरे क्लाउड्स में हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्लाउड। तो यहाँ पर आप मान के चल लीजिए, नीचे पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर क्या होने लग जाता है,
आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? क्लाउड्स, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट। मैं क्लाउड इतना भूल गया कि मेरे दिमाग में क्लाउड चढ़ गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होगा, क्या? इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है। अब ये तो हो गया इंटरनली। इंटरनली आपका लाइटनिंग क्यों होगी? क्योंकि इंटरनली इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जब हम बात करें एक्सटर्नली, वहाँ पर किस वजह से होती है? क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से नीचे पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से लेयरिंग हो जाएगी। तो ये देखो, विद इन क्लाउड्स, क्लाउड टू एयर, ठीक है। और जहाँ पर भी ये क्लोज टू ग्राउंड होंगे, और तो वहाँ पर देखो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ से देखो लाइटनिंग हो जा रही है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अर्थ पे क्यों होती है? देखो, अर्थ क्या है? एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, जो क्या करता है? आपकी रिलीज ऑफ एनर्जी में बहुत हेल्प करता है हमारी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रिलीज होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम क्लाउड्स टूवर्ड्स अर्थ। हालांकि देखो, क्योंकि जो एयर होती है, एयर इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, ध्यान रख लेना। आपकी अर्थ तो गुड कंडक्टर है, लेकिन थर्मली वो क्या होती है? आइसोलेटेड, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। जो एयर होती है वो इंसुलेटेड होती है। तो अब अगर एयर के थ्रू ट्रेवल करना है तो हमें क्या चाहिए होता है? फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से आपका क्लाउड है और यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसा कंडक्टर लगा होना चाहिए जिस पर कि ये जो लाइटनिंग होती है ये स्ट्राइक कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको एक मीडियम मिल जाएगा, और ये क्या ट्राई करता है कि जितना शॉर्ट रूट हो सके उतना शॉर्ट रूट ये कवर करे। क्यों? अगर ज़्यादा रूट इसको कवर करना पड़ेगा तो वहाँ पर इसको दिक्कत आ जाएगी। तो ये ट्राई करता है कि बहुत शॉर्ट रूट। इसी वजह से आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन पे करंट होता है, उन पे ज़्यादा करंट गिरता है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पे इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक जो होती है लाइटनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ऑल्दो वेल लाइट ट्रेवल थ्रू एयर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना है आपको। इट फाइंड शॉर्टेस्ट रूट टू रीच द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑन अर्थ एंड कैन इंक्रीज द चांस ऑफ लाइटनिंग। क्लियर? तो इस तरीके से होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सरफेस एक्सचेंज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही ये इनका एक्सचेंज यहाँ पर क्रिएट होने लग जाएगा। अब ये होता रहता है, हमें नहीं दिखता। क्लियर? ये जब होएगा तो उसकी वजह से आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट क्रिएट होगा और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको आपको अगर याद हो तो कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है ना, वो क्या करती हैं? इस तरीके से अपने यहाँ पे पीछे ना एक बड़ा सा पोल रख देती हैं, जो क्या करता है? पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को इधर से कंडक्ट करके सीधा ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ये लाइटनिंग का असर आता नहीं है। क्लियर? ये जो लाइटनिंग से बच जाती है बिल्डिंग। और अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी अर्थ पे कहाँ होती है? लेक माराकाइबो, जो कि कहाँ पर है? वेनेजुला में। तो मोस्ट लाइटनिंग वाला एरिया आपको वेनेजुला में मिलेगा। कभी आपसे वन लाइनर में पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? देखो, टॉर्नेडो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो आपका डाउन ड्राफ्ट होता है ना, ठीक है, वहीं से लेके चलते हैं इसे। जब आपका डाउन ड्राफ्ट होता है वहाँ पर से अगर वो जो विंड है वो घूमने लग जाए, इस तरह का स्विरलिंग मोशन में घूमने लग जाए, ठीक है, इस तरह का मोशन बनाने लग जाए, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा? टॉर्नेडो बनेगा। क्लियर? तो जो डाउन ड्राफ्ट हम पढ़ रहे थे ना, इस तरीके से डाउन ड्राफ्ट आ रहा था। अगर ये डाउन ड्राफ्ट में इस तरीके से स्विरलिंग होने लग जाए तो अर्थ पे किस तरीके का पहुँचेगा? इस तरीके से पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपका टॉर्नेडो बन जाएगा किस पे? सरफेस पे। ये जो जर्नली बनता है ये आपका बनता है मिड लैटिट्यूड्स में, जो कि कहाँ होता है? व्हेन हैपन ओवर द सी कॉल्ड वाटर स्पाउट्स, अभी देखेंगे। क्लियर? तो ये मिड लैटिट्यूड्स में मिलता है आपको। ये पोलर रीजन में तो आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, ठीक है। और 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ के बाद तो ये आपको बहुत कम मिलेगा। सभी कॉन्टिनेंट में आपको टॉर्नेडो देखने को मिलेंगे, बट सिर्फ कहाँ नहीं मिलेगा? अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है? आपका पूरा का पूरा देखो, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म जैसी एक्टिविटी आती ही नहीं है। क्यों? थंडर स्टॉर्म कब बनेगा? जब हाई टेम्परेचर होगा, और अंटार्कटिका में तो पूरा का पूरा लो टेम्परेचर है।
समझ पा रहे हो इस बात को? लिंक बनाओ इन सब चीज़ों का, आपको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना होगा। अगर क्रोनोलॉजी वाइज आप पढ़ोगे तभी आप किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। क्लियर? यूएसए में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो आते हैं आपके, और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज़ योर कनाडा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का भी ऐसा पूछ ले तो सबसे ज़्यादा प्रोन कौन सा कॉन्टिनेंट है? दैट इज़ योर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आपके आते हैं। अब देख लेते हैं टॉर्नेडो किस तरीके से होते हैं। जो कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही है, अगर वो इस तरीके से घूमने लग जाए, क्लियर? ये घूमेगी क्यों? क्योंकि बगल में ना विंड आपकी चलती रहती है, तो उस विंड के चलने की वजह से आपकी ये जो विंड होती है इसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस वजह से आपका टॉर्नेडो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब जो मैंने बात करी थी वाटर स्पाउट की, अब ये वाटर स्पाउट क्या होता है? अगर सेम टॉर्नेडो आपका कहाँ पर देखने को मिले? वाटर के ऊपर, तो ये क्या करेगा? देखो, जब लैंड पे होगा तो ये हवा घुमाएगा, ठीक है। जब वाटर के ऊपर बनना स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा? ये जो वाटर है इसको भी अपने साथ ऊपर की तरफ इस तरीके से घुमाने लग जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर स्पाउट। अगर सेम ये आपकी टॉर्नेडो वाली एक्टिविटी वाटर के इनसाइड हो, ये तो हो रही है क्या? अबव दी वाटर सरफेस, ठीक है, अबव दी वाटर सरफेस या अबव दी सी सरफेस। अगर मैं बिलो दी वाटर सरफेस की बात करूँ तो बिलो दी वाटर सरफेस में आपका क्या बनेगा? वर्लपूल बनेगा। इस तरीके से ये देख पा रहे हो? आपने एक ग्लास में लेके पानी तो घुमाया होगा ना कभी ऐसे चम्मच घुमाते हो, तो वहाँ पर भी आपका क्या बनता है? वर्लपूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार एग्जाम में वर्लपूल के बारे में ऑलरेडी आ चुका है, तो PYQ पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ पर देख लेना, तो आपको याद आ जाएगा कि वर्लपूल होता क्या है। क्लियर? तो तीनों चारों चीज़ें हमने जो जो पढ़ी है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने आज पढ़ी है दैट इज़ योर थंडर स्टॉर्म। सेकेंड चीज़ हमने पढ़ी है लाइटनिंग। थर्ड चीज़ टॉर्नेडो। फोर्थ चीज़ वाटर स्पाउट, और इसी को वर्लपूल। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, टॉर्नेडो आपका कहाँ बनता है? मिडल लैटिट्यूड्स में बनता है ज़्यादातर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके किसके बारे में? जेट स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो वो जेट स्ट्रीम्स क्या होती है उनके बारे में जानने से पहले हमें जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में जानना है। हालांकि जियोस्ट्रॉपिक विंड का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले भी अपने एक बार लेक्चर में कर चुके हैं, और कोई बात नहीं, हम दोबारा से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स क्या होती हैं? वो विंड्स जो आपकी अपर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती हैं। ठीक है, अगर मैं ये अर्थ सरफेस है और ये आपकी ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, तो जो विंड्स यहाँ पर होती है उन्हें तो हम नॉर्मल विंड्स बोलते हैं। जो विंड्स आपकी इस अपर एरिया में फ्लो करती हैं इन्हें बोला जाता है क्या? जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो इसकी दीज आर द रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। जब हमने विंड सिस्टम पढ़ा था तो मैं ऑलरेडी आपको कुछ विंड जनरेटिंग फोर्सेस बता चुका था। क्या क्या थी वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहली है प्रेशर ग्रेडियंट, सेकंड थर्मल ग्रेडियंट, ठीक है, और क्या है? कोरियोलिस फोर्स, एंड फोर्थ इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। हालांकि इसमें ग्रेविटेशन भी आती है, बट ग्रेविटेशन का इतना हम नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी देखने को हमें मिलती है। चलो, winds in upper atmosphere are free from frictional effect from the surface and are controlled by pressure gradient and Coriolis force। तो जब हमने विंड प्रेशर विंड सिस्टम पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी देखा था कि जो आपकी विंड्स होंगी अपर एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? फ्रिक्शन लगने के पीछे कारण क्या था आपका? फ्रिक्शन जो आपका लग रहा था वो लग रहा था बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी।
ठीक है, टोपोग्राफी की वजह से आपका फ्रिक्शन मेनली लग रहा था। अब आप बहुत ऊपर आ गए अर्थ की सरफेस से, तो वहाँ पर तो आपको कोई टोपोग्राफी देखने को नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो एयर होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इस तरीके से बना होता है ये कुछ। क्लियर? तो ये आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ये आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये हो गई आपकी जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से इधर जानी थी, कोरियोलिस फोर्स इधर था, तो ये इधर की तरफ को मुड़ गई, विंड आपकी राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? इतना आपको याद रहेगा। अब देखो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर को जाना था, फिर से समझ लेते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर इधर को जाना था इसे, पर आपकी जो कोरियोलिस फोर्स थी वो इधर की तरफ को लग रही थी, और इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स किधर को लगेगी, इधर को आने को लग जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी, तो बहुत सारी फोर्सेज एक साथ एक्ट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना हमको यहाँ पे। However, as the air parcel moves, it deflected by the Coriolis force to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Clear? तो जब आप कोरियोलिस फोर्स की बात करोगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अर्थ में इक्वेटर से ऊपर, ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो अगर कोई विंड है वो क्या होगी, अपने राइट हैंड डायरेक्शन में घूमेगी, और अगर साउथ की बात करें तो अगर कोई विंड है तो वो अपने लेफ्ट हैंड में बेंड कर जाएगी। क्लियर? इतना आपको याद रखना है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक बार। जैसे जैसे आपकी विंड को स्पीड मिलती है तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, अनटिल द कोरियोलिस फोर्स इक्वल द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हाई स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। क्लियर? तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा आपके क्या लगने की प्रोबेबिलिटी है, कोरियोलिस फोर्स उतना ज़्यादा एक्ट करेगी। और लेटर ऑन आपकी कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे को काउंटर करना स्टार्ट कर देंगे। फिर द विंड विल ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स। तो जो आइसोबार्स मैंने आपको पीछे बना के दिखाए थे किस तरीके के, 1080 980, तो आना इस तरीके से चाहिए था, फिर कोरियोलिस फोर्स इधर को लगनी स्टार्ट हुई, तो ये कैसे फ्लो करेगी, पैरेलली फ्लो करेगी, किसके, आइसोबार्स के पैरेलली। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है, देखो कुछ चीज़ें याद रखना है। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है, आइसोबार्स हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है किसका, PGF इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू PGF। ठीक है, तो ये दो आपको रिलेशन याद रखने हैं। तो यहाँ पर आइसोबार आएगा परपेंडिकुलर टू PGF, व्हेन दिस हैपन द विंड इज रिफर्ड एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। जब ये सब हो जाता है तब आपकी विंड को हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर को लग रहा है, कोरियोलिस इधर को लग रही है, तो यहाँ पर विंड आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर जाएगी। चलो नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दीज विंड्स, ठीक है, बिकॉज दीज विंड आर जियोस्ट्रॉपिक दे फ्लो एट अ ग्रेट स्पीड ड्यू टू लो फ्रिक्शन एंड सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कोरियोलिस। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में रेंडमली पूछ ले कि जो फ्रिक्शन है या कोरियोलिस फोर्स, इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे दे, कोरियोलिस फोर्स एक्ट ग्रेटर ऑन लोअर विंड्स या विंड्स नियर अर्थ सरफेस देन जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है,
फटाफट सोच के बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो जब ये चलती हैं तो ये क्या करती हैं, ये 3 डिस्टिंक्ट सेल बनाती है, दैट इज हेडले, फेरल एंड पोलर सेल को ये बनाती है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। इंस्टेड ऑफ 1 बिग सेल वी हैव 3 स्मॉल सेल दैट कंबाइन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पर 3 आपको सेल देखने को मिलेंगे, ये आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। दिस इज योर हेडली, दिस इज योर फेरल एंड पोलर सेल। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। हेडली सेल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 33, और ये 33 से 66, और ये 66 से लगभग 90। अभी मैंने सिर्फ नॉर्थ के बताए, फिर आप देख लेना। यहाँ पर क्या बहती हैं, ट्रेड विंड, जिनको हम ईस्टर्ली भी बोलते हैं, फिर यहाँ वेस्टर्ली, फिर यहाँ अगेन ईस्टर्ली। ये जो एरिया होता है, ये जो आपका क्या बोल सकता हूँ मैं, हेडली सेल, ये क्या होता है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। वेयर एज आपका जो फेरल सेल है ये डायनेमिकली है। फिर आपका, या फिर और मैं बोल सकूँ तो जो यहाँ पर आपका इक्वेटर पे होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, ITCZ के पास जो बनता है हमारा ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो थर्मली इंड्यूस होती है। फिर आपकी और कौन सी होती है थर्मली इंड्यूस, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये 2 बेल्ट होती हैं जो आपकी थर्मली इंड्यूस होती हैं, बाकी दोनों बेल्ट आपकी डायनेमिकली प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर, तो अब बात कर लेते हैं जेट स्ट्रीम की। ये जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है, इन्हीं को जेट स्ट्रीम कह दिया जाता है। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम आपकी फ्लो करती है। हालांकि ज़रूरी नहीं वो इस तरह का वेवी नेचर बनाए, कभी कभी वो बिल्कुल स्ट्रेट भी फॉलो होती है। बट अभी बात करेंगे कंडीशंस की, कि किस कंडीशन में वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी और किस कंडीशन में वो ये वेव्स बनाएंगी। क्लियर, तो ये वार्मर और ये कोल्डर। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सरकमपोलर। इसके फीचर देख लेते हैं। सरकमपोलर का मतलब जो पूरे के पूरे अर्थ का चक्कर लगा रही हो, ठीक है, जिनका सेंटर क्या होगा, पोल्स जिनका सेंटर है, तो इन्हें बोला जाता है हमारा क्या, सरकमपोलर विंड्स। क्लियर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी जेट स्ट्रीम, 2 तरह की जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये क्या है, पूरे अर्थ का चक्कर लगा रही है, और इन दोनों का अगर सेंटर देखोगे तो वो क्या है, हमारा पोल्स को सेंटर रखा गया है, तो उन्हीं को बोला जाता है क्या, सरकम पोलर। सिर्फ 2 ही होती है हमारी, हालांकि इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलेंगी, पर उन जेट स्ट्रीम के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हम कब पढ़ेंगे, कल। क्लियर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका फीचर देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो बैंड्स होते हैं, यानी कि जो जेट स्ट्रीम होती है बहुत नैरो बैंड में चलती है, और इनके जो बैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत वाइड नहीं होते। ये एक बहुत सिंपल बैंड, यानी कि इतने पतले से बैंड में चलेगी। ये ऐसा नहीं कि इस तरीके से फैल जाए, कभी नहीं फैलेगी, ये पैरेलली होते हैं बैंड्स। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा नैरो बैंड्स होते हैं। ये द स्ट्रीम ऑफ एयर इज़ वेरी नैरो, 50 to 150 किलोमीटर के लगभग होगी, एंड the air in the stream is directed toward the axis of the stream making it very narrow. Clear, फिर इसमें क्या होता है, मियंडरिंग। अब मियंडरिंग क्या होती है, जो वेवी नेचर होता है ना, ये आपको रिवर में भी देखने को मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं हम मियंडरिंग। क्लियर, अब ये मियंडरिंग होती कब है, तो यहाँ पर समझो 2 चीज। सबसे पहला, जो जेट स्ट्रीम है इसके ऊपर टेम्परेचर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, डायरेक्ट फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर या टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा अगर हाई है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपका जो जेट स्ट्रीम है, देन योर जेट स्ट्रीम विल फ्लो स्ट्रेट। क्लियर, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनाएगी, नियर बाय स्ट्रेट फ्लो होगी। लेकिन अगर आपका लो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है,
ठीक है, या फिर लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेवी नेचर, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिएंडरिंग, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रॉसबी वेव्स। अभी आगे पढ़ेंगे रॉसबी वेव के बारे में। क्लियर। तो जहाँ पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होगा वहाँ पर नियरली स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर meandering इज सीन, सो meandering डिपेंड ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन लेस meandering। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ना आई थिंक वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर देयर इज वेरी लेस meandering। यस, ठीक है। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, व्हेन देयर इज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हाई, यानी कि हाई टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा। क्लियर, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हाई ग्रेडियंट मीन्स लेस meandering और वाइस वर्सा, यानी कि लो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब हाई meandering। अब meandering में समझ लो कि meandering में दो तरह की चीज़ें होती है, मैंने बताया ना आपको, एक ये पार्ट हो गया meandering में, एक ये पार्ट हो गया। क्लियर। अब ये जो पार्ट होता है आपका, इसको बोला जाता है रिज, और ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ। क्लियर। तो देख लेते हैं किस तरीके से meandering होती है। तो यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो बिल्कुल सीधा है। जैसे ही टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम होता है तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर है वो नीचे आने की कोशिश करती है और वार्म एयर ऊपर जाने की कोशिश करती है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये इस तरीके से आने लग जाए तो यहाँ पे meandering बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, ये जो रिज होता है, जब भी आपकी वार्म एयर किधर जाने की कोशिश करे, पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करे, वो क्या बनाएगी, रिज बनाएगी। याद रख लो, बिल्कुल दिमाग में इसको ध्यान से डाल लो, वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर टूवर्ड्स पोल्स। क्लियर। क्या बोला जाएगा, रिज। ठीक है। और कोल्ड एयर अगर किसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाए, इक्वेटर की तरफ, तो यहां पर क्या बनेगा, ट्रफ। ठीक है बच्चों, इतना याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। फिर हम बात कर लेते हैं रॉसबी वेव्स के बारे में। देखो, जो जेट स्ट्रीम meandering करने स्टार्ट कर देना उन्हीं को बोला जाता है रॉसबी वेव्स। क्लियर। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलता है। इट वाज जस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हम बात करें प्लानिटरी एटमॉस्फेयर की, दे आर ड्यू टू वेरिएशन इन कोरियोलिस फोर्स। ये सब जो बन रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। देखो, रॉसबी वेव्स कब बनती है, जब पोलर एयर की सर की तरफ को आने की कोशिश करे इक्वेटर की तरफ, यानी कि यहाँ पे ट्रफ बनाने की कोशिश करे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अपर ट्रोपोस्फेरिक पार्ट। जेट स्ट्रीम जो फ्लो होती है वो जस्ट बिलो द ट्रोपोपॉज होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, पोलर जेट स्ट्रीम क्या होती है 6 से 9 किलोमीटर अबव दी ग्राउंड, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपकी क्या होती है 10 से 16 किलोमीटर अबव दी ग्राउंड। और इसके पीछे का रीज़न हम सबको पता है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो इक्वेटर के आसपास थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पर जितना ज़्यादा राइज होगी एयर, उतनी ज़्यादा जो दूर आपका ट्रोपोस्फेयर चला जाएगा। यहाँ पर राइज कम होती है तो ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा क्लोज आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अबाउट द वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम। देखो, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, अब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जितना ज़्यादा चेंज इन प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। अब ऐसा क्यों, देखो फॉर एग्जांपल 1080 से 980 में आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस अच्छा खासा है तो तेज आएंगे। 1080 से अगर 1070 में आना होगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नीचे की तरफ जाने की सेकंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में तो बहुत जल्दी ही दूसरी जगह जाके कवर अप करना होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज़्यादा आपका क्या, वेलोसिटी। ठीक है। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये इंक्रीज होता है आपका विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है। जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे आपका प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर समझो, ऑल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, हाई वेलोसिटी विंड देखने को मिलेगी आपको एट हायर
लैटिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो फ्रिक्शन होता है अपर ट्रोपोस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। इस वजह से जो जेट स्ट्रीम होती है ये ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेट वेलोसिटी के साथ बहती है, अराउंड एंड अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बहती है। ठीक है, अच्छा इसके पीछे भी सीजन वाइज वेरिएशन होता है, अभी आगे पढ़ेंगे सीजन वाइज वेरिएशन कैसे। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम को। ग्रेटर द डिफरेंस फास्टर इज द जेट स्ट्रीम, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उतनी तेज आपकी जेट स्ट्रीम भगेगी। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे जेट स्ट्रीम के पीछे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला PGF, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और क्या है, फ्रिक्शन, ऑल्टीट्यूड, कोरियोलिस। ठीक है, अब यहाँ पे सीजन वाइज वेरिएशन क्या होगा, तो स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम इज हायर इन विंटर देन समर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो विंटर में क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। इस बार के CSE 2023 में ये सवाल भी आया था, एक स्टेटमेंट ऐसी थी, जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो आपका विंटर में ज़्यादा होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट आई थी, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम ये डिटरमाइन होती है किसके द्वारा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के द्वारा। तो डायरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है आपका क्या, PGF। तो इस तरीके से समझ लीजिए, जो इक्वेटर होगा उसके आसपास जो जेट स्ट्रीम होगी, यानी कि सब ट्रॉपिकल लेवल पे जो जेट स्ट्रीम होगी उसकी स्पीड क्या होगी, 1038। वेयर एज आपकी जो जेट स्ट्रीम है आपकी पोलर पे, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। जेट स्ट्रीम आर द पार्ट ऑफ अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अब समझो, दो तरीके से चीजें होती हैं, एक तो ग्राउंड पे, एक होती है कहाँ, अपर ट्रोपोस्फेयर में। अब यहाँ पर से अगर हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और इधर की तरफ चलेगी, अब समझो यहाँ पर, और फिर हम अर्थ के ऊपर देखेंगे, लो प्रेशर, ऊपर पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अब अर्थ पे समझो जरा इसी पॉइंट को, इक्वेटर, यहाँ से हवा इस तरीके से जाएगी, यहाँ पर बना लो प्रेशर, सॉरी नीचे की तरफ बना लो प्रेशर, ऊपर की तरफ बना हाई प्रेशर, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, समझे। ठीक है, तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब इस बात को अच्छे से समझो। अब यहाँ पर देखो, इधर की तरफ से यानी कि हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर को आएगी, तो विंड क्या है, विंड को यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए, बट ड्यू टू कोरियोलिसिस वो इस तरीके से मुड़ जाएगी और यहाँ पर फॉर्म होगी क्या, ईस्टर्लीज। बट ऑन द सेम साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, ऐसे विंड जारी होगी, यानी कि इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से विंड जारी होगी। अब ऊपर की तरफ जब इस तरीके से विंड जारी होगी, मैं अपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे समझो, तो ये भी क्या हो गया, राइट हैंड में मुड़ेगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस। क्लियर। तो नीचे बनी वह ईस्टर्लीज और अपर ट्रोपोस्फेयर में आपकी बन के देखने को क्या मिली आपको, वेस्टर्लीज। क्लियर। इसीलिए हम बोलते हैं जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम आर अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। ओके, एज इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो ये कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करने लग जाएगी फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर। तो देखो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। देखो दो टाइप की जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है। पहली होती है परमानेंट जेट स्ट्रीम, जो क्या होती है, एनुअली रहती है, यानी कि साल भर हमें देखने को मिल सकती है, इसके लिए हमें पूरे साल मिलेगा बात करने के लिए। फिर आती है टेम्पररी जेट स्ट्रीम, जो कि क्या होती है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये क्या होती है, आपकी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर। और इसके पीछे बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो थर्मल फैक्टर हो सकता है,
डायनामिक फैक्टर भी हो सकता है। वेयर एज अगर आप बात करें परमानेंट जेट स्ट्रीम के बनने के पीछे सिर्फ कौन सा फैक्टर है? थर्मल फैक्टर है। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो परमानेंट है वो थर्मल फैक्टर, दो ही है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम। एक बार देख लेते हैं किस किस जगह पे है। तो ये देखो हेडले, फेरल एंड पोलर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बन रही है आपकी क्या, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम। इन दोनों में से सबसे बड़ी या सबसे खतरनाक जो जेट स्ट्रीम होती है दैट इज योर पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो पोलर जेट स्ट्रीम आपकी ज़्यादा तेज बहती है यहाँ पर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसी में आपको दो तीन चीज़ें और याद रख लेनी है कि जब पोलर जेट स्ट्रीम में मियांडरिंग इस तरीके से होती है तो कभी कभी इट लेड टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन यूएसए, और उसके पीछे आपको एक और रीजन देखने को मिलेगा दैट इज योर पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। तो अपने आने वाले लेक्चरों में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसे लगे, और अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो वो नीचे दिए गए किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे हम लोगों से जुड़ सकता है। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूँगा आपको अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे परमानेंट जेट स्ट्रीम और आपकी टेम्पररी जेट स्ट्रीम के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।